नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है दीपाली। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के तीखे सवाल। खटाखट फॉर्मूले पर राहुल गांधी से मांगा जवाब। वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर डीएमके सरकार पर भी बोला हमला। झारखंड में दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन आज। हेमंत सोरेन के हलफनामे को लेकर गरमाई सूबे की सियासत। भाजपा का सवाल, 5 साल में कैसे बढ़ी 7 साल उम्र। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का किया उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन कचरे से हर दिन बनेगी 15 मेगावाट बिजली। छठ से पहले यमुना में जहरीली झाग को लेकर भाजपा के निशाने पर दिल्ली सरकार। महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। इसरो की देश को बड़ी सौगात। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू। मिशन परखेगा पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी। अब विस्तार से समाचार। झारखंड में हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासी बवाल उफान पर है। विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन परहेट सीट से चुनावी मैदान में हैं। नामांकन के समय हेमंत सोरेन ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक उनकी उम्र 5 साल के अंतराल में ही 7 साल बढ़ गई है। 2019 में हेमंत सोरेन के नामांकन पत्र में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, लेकिन इस साल नामांकन पत्र में उनकी उम्र 49 साल बताई गई है। अब हेमंत सोरेन की उम्र पर विवाद हो गया है और भाजपा ने इसे लेकर सवाल उठाया है। जेएमएम का मतलब ही बन चुका है झोल, मुस्लिम अपीजमेंट, माफिया। अब इस झोल वाली सरकार ने, जिसने अनेकों भ्रष्टाचार के नए नए पैमाने स्थापित किए हैं, अब एफिडेविट में भी घोटाला कर रही है, एफिडेविट में भी करप्शन है। मिस्टर हेमंत सोरेन 5 वर्षों में 7 वर्ष उनकी उम्र बढ़ गई है। 2019 में उन्होंने अपने हलफनामे में एज बताई 42 और 2024 आते आते मतलब 5 वर्षों के बाद उनकी एज हो गई 49। मतलब 5 साल में 7 साल बढ़ गए उनके। अब देखिए यहाँ पर कितना झोल है। इसी प्रकार से करप्शन का झोल, घोटाले का झोल भी इन्होंने भरपूर किया है। एफिडेविट में कई सारी और भी चीजें मिसिंग हैं। हेमंत सोरेन की उम्र पर उठे विवाद पर जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बायोडेटा और उनके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जुड़े जो भी पहलू हैं, उनका जो रिज्यूम हुआ, जो भी उनके बारे जो जानकारियां वो पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। 1975 में उनका जन्म साल है और आज 2024 है, तो सिंपल अर्थमेटिक है। ये तो 49 साल उनका उम्र होता है। अब ये बात उठाते हैं कि पिछले बार ऐसा था, तो पिछले बार के त्रुटि अगर है भी, मैं मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है भी तो क्या पिछले बार के त्रुटि को इस बार आप पॉइंट आउट करेंगे? हम लोग न फर्जी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, न फर्जी दस्तावेज पेश करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा ने सरयू राय को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्व से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। 2024 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय एक बार फिर चुनावी मैदान में है। सरयू राय से डीडी न्यूज के संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। जमशेदपुर वेस्ट से झारखंड के कद्दावर नेताओं में से एक सरयू राय जी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार जमशेदपुर ईस्ट से इन्होंने निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी। सर, इस बार एनडीए के आप उम्मीदवार हैं और जमशेदपुर ईस्ट का प्रतिनिधित्व पहले भी कर चुके हैं। 5 साल के बन्ना गुप्ता के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मैं तो 5 साल के बाद इस क्षेत्र में घूम रहा हूं
और मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र को जैसा मैंने 5 साल पहले छोड़ा है उससे भी बदतर स्थिति क्षेत्र की हो गई है। जहां तक जन सुविधाओं का सवाल है, सबसे बड़ी समस्या है कि इस इलाके के बड़े क्षेत्र में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बिजली की व्यवस्था लचर हो गई है। सड़कों में कहीं कहीं केवल पेवर ब्लॉक बिछाए गए हैं। गलियों में जाइए तो सड़कें उसी तरह से टूटी फूटी हैं और लोग बहुत निराश हैं। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो नाले हैं, नाले लगता है कि वर्षों से उनकी सफाई नहीं हुई है और लोगों की परेशानियां, दुश्वारियां बढ़ी हैं। अगर आप जीतते हैं तो जमशेदपुर ईस्ट को जिस तरीके से आपने संवारा था, तो उसमें और कौन सी चीजें हैं जिसको आप पुटअप करेंगे सर? देखिए, जमशेदपुर वेस्ट की ऐसी स्थिति है, काफ़ी बड़े पैमाने पर बस्तियां यहाँ हैं। इन बस्तियों को रहने लायक बनाना, वहाँ सुख सुविधाएं पहुँचाना लोगों के लिए, ये हमारी प्राथमिकता होगी। अगर स्टेट की पॉलिटिक्स को देखें तो भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठा रही है। ये उठा रहे हैं। धर्मांतरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, और बांग्लादेशी घुसपैठ तो एक कटु सच्चाई है। हेमंत सोरेन जी की सरकार वो उनको उस तरह से उनको बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। तो ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा एक कारगर मुद्दा साबित होगा इस चुनाव में, मुझे ऐसा उम्मीद है। लास्ट क्वेश्चन सर, नीतीश कुमार कितना बड़ा फैक्टर है आपके चुनाव के लिए? नीतीश कुमार जी का एक वर्ग है जहां उनकी अपील है। एक ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि है, इसलिए उनका समर्थन मायने रखता है इस क्षेत्र में। और नीतीश कुमार जी की पार्टी से तो मैं उन्हीं की पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो उनको पसंद करता है यहाँ। तो ये थे सरयू राय जी, जिनका कहना है कि इस चुनाव में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनकी सरकार अगर आती है भविष्य में तो उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन शिव के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, जमशेदपुर ईस्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, जबकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। वो घोषणाएं तो करती है लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करती। खड़गे जी, प्लीज गिव the first lesson of this confession. Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस राज में वक्फ को संरक्षण देने और गरीब किसानों की जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की अभद्र टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महाअघाड़ी केवल और केवल गलत बयानबाजी में ही लगी रहती है। एक तरफ है एकनाथ शिंदे जी की लाड़की बहन योजना, दूसरे तरफ है प्रधानमंत्री के उज्ज्वला, मुद्रा बैंकिंग, आवास योजना, जहां महिला सशक्त होती है। आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला बनती है राष्ट्रपति, और दूसरे तरफ महाविनाश अघाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं?
इंपोर्टेड माल। मां मुंबा देवी का तो खौफ रखिए, क्योंकि जब आप माल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी विकृत मानसिकता तो स्पष्ट है, लेकिन ये महाविनाश अगाड़ी जो बेहाल होने वाली है 20 तारीख को, वो भी दिखाई देता है। कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं विनम्रता पूर्वक आपके माननीय कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने और आगे अन्याय को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करें। मौजूदा कानूनों द्वारा सशक्त वक्फ बोर्ड कथित तौर पर व्यक्तियों, किसानों और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक संस्थाओं जिनमें वक्फ से संबंध नहीं है के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल के पीएम मोदी को लिखे पत्र पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा नेता के बयान को गलत करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा है। केंद्रीय मंत्री ने हावेरी के जिला पंचायत सीईओ द्वारा पारित आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि वक्फ के द्वारा हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला सही नहीं है। जिन हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज की गई है वो 60 से 70 सालों से वहां रह रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि जमीर अहमद अधिकारियों को निर्दोष हिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वक्फ कमेटी में जिला पंचायत सीईओ of Haveri, he has passed an order even to take over the position of the Hanuman temple and Durgava temple. Waqf people, authorities have gone to take over the position. Naturally, people have resisted. They have opposed it. After that, police have gone there. Police have filed the FIR on Hindus, people who are there for more than 60-70 years. They are trying to vacate them. They want to take over the position of the Hanuman temple. गुजरात में अहमदाबाद के पिराना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने प्लांट का मुआयना भी किया और प्लांट के इंजीनियर से WTE प्रक्रिया के बारे में बात की। आपको बता दें कि ये प्लांट गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, जो कि अहमदाबाद नगर निगम और जिंदल समूह के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया है। फिलहाल प्रायोगिक संचालन के तहत इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 टन कचरे को प्रोसेस करके प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं पूरी तरह से चालू होने पर यह संयंत्र शहर के कुल 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के वेस्ट का प्रबंधन करेगा और लगभग 350 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बुमला में जवानों के साथ दिवाली मनाई, जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उनकी चीनी सैनिकों के साथ संक्षिप्त बातचीत भी हुई। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के बुमला में सीमा पार बहादुर जवानों के साथ दिवाली मनाई। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले रिजिजू ने चीनी सैनिकों के साथ भी कुछ देर बातचीत की। चीन के कुछ जवानों ने उनकी तस्वीरें भी खींची। और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। छठ पूजा के लिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे तैयारियों में जुट गया है। इसी को लेकर भारतीय रेलवे ने खास तैयारियां की हैं। रेलवे की तैयारियों को जानने के लिए DD न्यूज़ के संवाददाता राजेश राज ने बात की रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना और प्रसार दिलीप कुमार से। दिवाली का शोर थम चुका है, लेकिन अब छठ की बारी है और छठ के लिए भारतीय रेल के द्वारा लाखों
पैसेंजर जो हैं अपने गंतव्य स्थल तक जाने के लिए उड़ान भरने वाले हैं। और आने वाले दिनों में क्या क्या भारतीय रेल की तैयारियां हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो सूचना और प्रसार हैं दिलीप कुमार जी। छठ की बारी है और छठ के लिए हम जानते हैं कि पूर्वांचल के लिए लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से उड़ान भरेंगे, क्या तैयारियां हैं? वस्तुतः पूर्वांचल और बिहार के लिए पूरे देश से लोग जाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए रेलवे ने पूरे देश में तैयारी की है। नई दिल्ली हो, आनंद विहार हो, दिल्ली स्टेशन हो, नॉर्दर्न रेलवे के अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, इन सारे स्टेशनों पर तैयारियां की गई है और जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसकी मॉनिटरिंग के लिए ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड हम लोगों ने अपना एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और साथ ही हर प्रकार की सहायता की व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने मेडिकल बूथ बनाए हैं सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर। पहले 4 महीने पहले रिजर्वेशन कराए जाते थे, अब उसकी जो मियाद है उसको घटाकर 2 महीना कर दिया गया है, यानी 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन होगा। इस पर हम चाहते हैं कि रेलवे के द्वारा मुसाफिरों को ये सूचना मिले कि आखिर किन वजहों से ऐसा हो पाया है। हम लोगों ने रिजर्वेशन पीरियड को कम करने का जो फैसला लिया है उसके पीछे कई कारण थे। एक कारण यह है कि सेफ्टी के हिसाब से पूरे भारतीय रेलवे जो है मॉडर्नाइजेशन के नए युग में प्रवेश कर रहा है। तो जो पुराने कोचेस थे ICF टाइप के, उसको हम नए LHB कोचेस से रिप्लेस करना चाहते हैं सारी गाड़ियों में। साथ ही ऐसा देखा गया है, एक स्टडी हम लोगों ने करवाई थी कि जो लोग बहुत पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं वो लोग अपने टिकटों का कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा कराते हैं। तो इससे जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत होती थी। तो अब जब 60 दिन का ही एडवांस रिजर्वेशन सुलभ है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कैंसिलेशन है वह भी कम होगा। जानना चाह रहे थे कि दिवाली के दिन कितनी ट्रेनों का परिचालन हुआ और आज कितनी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतिदिन 7000 से अधिक गाड़ियों का परिचालन किया जाता है और हम करीब 2 से 2.5 करोड़ पैसेंजर प्रतिदिन ले जाते हैं, उनके डेस्टिनेशन को हम ले जाते हैं। कि दिवाली के दिन हम लोगों ने 150 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाए अलग अलग जगहों पर और आज जो है लंबी दूरी के 170 अतिरिक्त गाड़ियां जो है हम लोग चला रहे हैं। जरूरत के हिसाब से भी हम ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित कर रहे हैं कि मुसाफिर आराम से छठ पूजा के लिए अपने घरों तक पहुंच सकें और परिजनों के बीच छठ पूजा मना सकें। कैमरामैन जगमोहन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। दीपावली में दिल्ली NCR में पटाखों से जलने की कई घटनाएं सामने आई हैं। RML अस्पताल में 44, सफदरजंग अस्पताल में 117 और एम्स के इमरजेंसी में 50 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ लोग काफ़ी गंभीर रूप से जल गए हैं। पटाखों से जलने वालों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा केसेस अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, जिनमें करीब 20 मरीज़ काफ़ी ICU में हमको ले जाना पड़ा। करीब 20 मेजर इंजरी जिनको हम बोल सकते हैं, जिनमें से 10 अभी भी क्रिटिकल हैं। बच्चों की जो संख्या है करीब 10 से लेकर 25 साल की उम्र लोग सबसे ज़्यादा उनको इंजरी हुई है और पटाखे बहुत ही कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न पटाखे हैं जिसकी वजह से लोगों को इंजरी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर कालिंदी कुंज में एक बार फिर से यमुना नदी में जहरीला झाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे छठ का पर्व करीब आ रहा है, यमुना नदी का प्रदूषण स्तर और भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी धन दिया उसे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफॉर्मर छिड़क रहे, डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं और ये डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा। ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है।
और बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इसरो ने एक बार फिर देश को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़े मिशन की शुरुआत की है। जी हां, इस बार इसरो लद्दाख के लेह में पहले एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत करेगा। बताया गया है कि ये मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, AAKA स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, IIT बॉम्बे के सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के समर्थन से शुरू हुआ है। इस मिशन के तहत इसरो लेह में ऐसा स्थान तैयार करेगा जो कि दूसरे ग्रह की स्थितियों जैसा होगा। इसके ज़रिए इसरो पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारियां परखेगा। आपको बताते हैं कि दरअसल एनालॉग मिशन होता क्या है। इसरो ने लेह में जो पहला एनालॉग मिशन शुरू किया है वो अपने आप में बड़ा प्रयोग है। अंतरिक्ष की भाषा में एनालॉग मिशन किसी असली मिशन की नकल की तरह है। इसके तहत वैज्ञानिक कुछ ऐसी जगह चुनते हैं जो अंतरिक्ष या किसी आकाशीय पिंड के वातावरण और माहौल जैसा ही हो। इन जगहों को बाद में तय मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है ताकि ऐसी ही जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों या अन्य आकाशीय पिंडों पर जाने वालों की ट्रेनिंग कराई जा सके। आने वाले 2 से 3 दिन में मौसम में बदलाव की संभावना है। ये जानकारी देते हुए मौसम विभाग वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा है कि उत्तर भारत में आज भी सामान्य से 3 डिग्री तापमान अधिक है। अगले 2 से 3 दिन तक मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है। हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी। 3 नवंबर के बाद से तापमान में गिरावट आएगी। उत्तर और पूर्वी भारत में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट आने की संभावना है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आज भी जैसे रिकॉर्ड कल का टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें तो आज भी आपका 3 डिग्री अबव नॉर्मल चल रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 3 नवंबर तक खास चेंज होने की संभावना नहीं है, मगर तेज हवाएं चलेगी और जैसे आज भी आपका विंड्स 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का चल रही है, आज तो चलेगी, कल से विंड्स थोड़ा वीकेंड करेगी। मगर 3 तारीख के बाद से हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के चलते टेम्परेचर्स में खास गिरावट आएगी। खासकर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री का फॉल होने की संभावना है 3 तारीख रात से 4 तारीख और 5 तारीख को। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले में खुद को डॉक्टर बताने वाले एक झोला छाप डॉक्टर नूर आलम को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया है। कथित घटना हसनाबाद में हुई। आरोपी ने एक महिला मरीज को ट्रैंक्विलाइजिंग सीरम का इंजेक्शन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्लैकमेल कर आरोपी ने उसके साथ 1 से अधिक बार दुष्कर्म किया। उसने उक्त डॉक्टर पर उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे एक बड़ी रकम वसूलने का भी आरोप लगाया है। आरोपी को पीड़िता और उसके पति जो दूसरे राज्य में काम करते हैं की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया। पीड़िता कुछ दिन पहले इलाज के लिए आरोपी के पास गई थी जब उसका पति राज्य से बाहर था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शुरू हुआ। मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बना लिए हैं। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे कप्तान रोहित शर्मा जो 18 के स्कोर पर मैट हेनरी की गेंद पर आउट हुए। इससे पहले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की पहली पारी 235 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 5 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए। न्यूजीलैंड का पहला विकेट वॉन कॉनवे के रूप में गिरा जिन्हें आकाशदीप ने 4 पर LBW किया। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर का कमाल देखने को मिला जिन्होंने कप्तान टॉम लथम और उसके बाद सचिन रविंद्र का विकेट निकाल न्यूजीलैंड को ज़बरदस्त झटके दिए। न्यूजीलैंड के अगले 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने लिए जिसमें विल यंग का विकेट भी शामिल रहा जो 71 रन बनाकर आउट हुए। इस मैच में भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज़ ने 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम पर पहले खेलते हुए इंग्लैंड की टीम सिर्फ
209 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड को डकवर्थ लुइस टर्न नियम से 35 ओवर में 157 रनों का लक्ष्य मिला। मेज़बानों ने 9 ओवर रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज़ की ओर से एवन लुइस ने 69 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। जब बारिश आई तो वेस्टइंडीज़ का स्कोर 81 रन था। लुइस 48 गेंद पर 51 रन बनाकर खेल रहे थे। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो लुइस ने खुलकर बैटिंग की। अगली 21 गेंदों पर 43 रन बनाकर उन्होंने वेस्टइंडीज़ को जीत लगभग तय कर दी। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव ने पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दिमित्रोव ने अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस के आर्थर रिंडरनेच को 6-2, 4-6, 7-6 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही दिमित्रोव ने एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। क्वार्टर फाइनल में अब दिमित्रोव का सामना कारेन खाचानोव से होगा। विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज पेरिस मास्टर्स से बाहर हो गए हैं। अल्कराज को प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाया यूगो हम्बर्ट ने फ्रांसीसी खिलाड़ी के मुकाबले को 6-1, 3-6, 7-5 से शिकस्त दी। हम्बर्ट की अल्कराज के खिलाफ ये पहली जीत रही है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।